चलें स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आपके पास 5 चैप्टर्स हैं टोटल, ठीक है। और अगेन चैप्टर नंबर 4 से ये स्टार्ट होता है आपका स्टडी टेक्स्ट के अंदर। अगर आप इसकी सीक्वेंस देखें तो अगेन इसमें भी वही बात की गई है कि बैक स्टेज व्यू क्या करता है, डिफरेंट टैब्स क्या करते हैं, प्रिंट करना हो, पेपर साइजेस क्या होता है डिफरेंट, ठीक है, हेडर फूटर क्या होता है, किस तरह से लगता है, मैं सारी बात करूंगा वन बाय वन। अगेन इसमें भी अगर आप देखें तो ऊपर टॉप लेफ्ट साइड पे आपको क्विक एक्सेस टूल बार नजर आती है, सेंटर में आपको वर्कबुक का नाम नजर आता है। इसका एक्सटेंशन जो क्रिएट होगा वो XLSX क्रिएट होगा, जो नॉर्मल एक्सटेंशन होता है, ठीक है। इसका इंटरफेस डिफरेंट है, इसमें आपको कॉलम्स और रॉज नजर आती हैं। कॉलम्स A से स्टार्ट हो रहे हैं और XFD तक जा रहे हैं, और आपके पास रॉज 1 से अप टू 1 मिलियन तक एक शीट के अंदर रॉज मौजूद है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल अगर हम कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स आपके पास 16,384 आई गेस है मौजूद, और 1 मिलियन रॉज हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से 17 बिलियन सेल्स क्रिएट हो जाते हैं एक शीट के अंदर, ठीक है। जो स्कोप है वो स्कोप ये है कि ये एप्लीकेशन का जो डायमेंशन है कि ओवरऑल तो हम इसे एप्लीकेशन कहते हैं जब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है। पैरेलल आपको अगर आप क्लाउड की बात करते हो तो क्लाउड के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अपनी वन ड्राइव आपको अवेलेबल करवाता है विद सर्टेन GB स्पेसेस, जिसको आप जो है वो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो और शेयर कर सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो रियल टाइम बेसिस पर, ठीक है। हम जो बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात करेंगे, और मेरे पास जो इंटरफेस है वो अगेन 2016 है, आपके पास जो इंटरफेस होगा वो 2010 होगा, बट जहां पर डिफरेंस मुझे समझ में आएगा मैं आपको वहां एडजस्ट कर दूंगा कि भाई यहाँ पर डिफरेंस है, जरा ख्याल रखिएगा। एप्लीकेशन जब आप ओपन करते हैं तो आप इस पे काम करने के बाद इसे कहते हैं वर्कबुक, और इस वर्कबुक का आप कोई भी XYZ नाम दे देते हैं और इसके आगे उसका एक्सटेंशन क्रिएट हो जाता है। उस वर्कबुक के अंदर आपके पास सर्टेन वर्कशीट्स होती हैं, इट्स योर चॉइस कि आप कितनी वर्कशीट्स इंसर्ट करना चाहते हैं। मैक्सिमम वर्कशीट्स का कोई नंबर नहीं होता, इट्स डिपेंड ऑन योर फिजिकल मेमोरी, आपकी रैम कितनी है, वो कितना एब्जॉर्ब कर सकती है एक वक्त में मैक्सिमम शीट्स को। लेकिन मिनिमम मुझे एक शीट तो चाहिए ही चाहिए कि मैं एक्सेल की वर्कबुक के ऊपर काम कर सकूं, राइट। वर्कशीट्स फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं आपके पास एरेज के अंदर। एरेज मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स, सो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एरेज, एडजेसेंट एंड सेकेंड वन इज नॉन एडजेसेंट। जब आपके पास डेटा सब एक साथ एक ही सीरीज में होता है, ज्वाइन हुआ होता है, तो आप उसे कहते हैं एडजेसेंट डेटा। जब सारा डेटा एक साथ होता है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं एक फाइल आपके सामने ओपन करूं, ठीक है, तो इसमें आपको एक डेटाबेस नजर आ रहा है, कुछ कॉलम्स हैं, कुछ बिजनेस, एक बिजनेस किसी डायमेंशन के ऊपर काम करे जिसके पास कुछ कस्टमर्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, सेल्स पर्सन है, सारा डेटा एक साथ आपके पास आपको नजर आ रहा है, कोई गैप्स नहीं है, कोई बीच में कोई ब्लैंक कॉलम नहीं है, कोई ब्लैंक रॉ नहीं है, सारा डेटा एक साथ रखा हुआ है, मेंटेन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट डेटा और कंटीजियस डेटा, ठीक है। इफ देर आर सम गैप्स, अगर कोई एक रॉ इंसर्ट कर लेता हूं या मैं बीच में कोई एक कॉलम इंसर्ट कर लेता हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लैंक सेल्स, मैं बात कर रहा हूं पूरे इंटायर ब्लैंक कॉलम की या इंटायर ब्लैंक रॉ की। अगर इस तरह से डेटा है कि कुछ डेटा आपके पास इस एरे के अंदर मौजूद है, कुछ इस एरे के अंदर मौजूद है, मौजूद तो एक ही शीट में, लेकिन दिस बिहेवियर इज कॉल्ड नॉन एडजेसेंट या नॉन कंटीजियस, राइट, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। फिर आपके पास जो आपका स्ट्रक्चर है कि हम ये कहते हैं कि द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रॉज क्रिएट सेल्स, राइट, और एवरी सेल हैज इट्स ओन एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त मैं किस सेल पर मौजूद हूं, तो आप कहेंगे सर B6। कैसे पता चला? क्योंकि सर इसकी बॉर्डर एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट हुई हुई है। द रिमेनिंग बॉर्डर्स आर कॉल्ड द ग्रिड लाइंस, जो आप इसको ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। एक्टिव सेल को पहचानने की और एक और निशानी ये है कि आपके पास रिबन्स लेआउट के नीचे यानी इन टैब्स के नीचे आपके पास एक एरिया है लेफ्ट साइड पर विच इज कॉल्ड नेम बॉक्स। तो आप जिस भी सेल पे प्रेजेंट होते हैं उसका एड्रेस वो आपको दिखा रहा होता है, राइट। फॉर्मूला की बात करते हैं और फॉर्मूलाज और फंक्शंस की बात करते हैं, तो हम टर्म्स यूज कर रहे होते हैं फॉर्मूलाज और फंक्शंस, राइट। फॉर्मूलाज का मतलब ये है कि जो यूजर क्रिएट करता है, जो यूजर बनाता है लॉजिक्स के थ्रू। फंक्शंस का मतलब ये होता है जो बिल्ट इन होते हैं, जिसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिफाइन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 सेल्स में ऐड कर रहा हूं कुछ साइन, क्योंकि हमेशा इक्वल की साइन ऐड होगी। आप ट्रेडिशनली आपके पास प्लस की साइन भी लग सकती है और आपके पास एट की साइन भी लग सकती है, जिसे हम एट द रेट भी कहते हैं या एट कहता है।
ठीक है, लेकिन लॉजिकली 95% चांसेस यही होता है कि हमेशा एक यूजर जो है वो इक्वल से साइन से स्टार्ट करता है, चाहे वो फॉर्मूला यूज कर रहा हो या फंक्शन यूज कर रहा हो। तो उसने कहा कि जी J3 को प्लस कर दें J4 के साथ, और उसने एक आउटपुट निकाल के मुझे दिया। सिमिलरली अगर हम इसी दो नंबर्स को लिखते हैं, लेकिन इस मरतबा हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो दो सेल्स को आपस में ऐड कर देगा, रिजल्ट दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पर एक्सेल ने मेरी हेल्प नहीं की है कि आप क्या लॉजिक क्रिएट करेंगे। यहाँ पे यूजर ने खुद दो सेल्स को ऐड करवाया। तो जब यूजर मेड होता है कोई चीज, कोई लॉजिक, वो कहलाता है फॉर्मूला। ऑल्दो यहाँ पर भी एडिशन है और यहाँ पर भी एडिशन है, लेकिन सम के अंदर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिफाइन हुआ है कि भाई जब भी आपको नंबर्स मिलेंगे आप उसको ऐड कर देना। कभी देखा है सम का फंक्शन लेस कर रहा हो या मल्टीप्लाई कर रहा हो? नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन माइक्रोसॉफ्ट ने डिफाइन करके रखा हुआ। ठीक है, सो देयर आर मोर देन 464 फंक्शंस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आपका चैप्टर नंबर 6 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके अंदर 59 प्लस फंक्शंस मौजूद है। यानी उस 59 फंक्शंस में से कहीं से भी कोई ना कोई फंक्शन आपको आई कैट पूछ रहा होता है, जो उसके फेवरेट एरियाज हैं वो ज्यादातर इफ, एंड, और, वी लुकअप, ठीक है ना, एच लुकअप, अपर, लोअर, प्रॉपर, ट्रिम, मैथ्स के कुछ फंक्शंस। ठीक है, ये सारे वो फंक्शन है जो वो पूछ रहा होता है। मैं आपको इंपॉर्टेंस की भी एक लिस्ट दे दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंस आपके पेपर में आ रहे होते हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 6 में अप्रोक्सीमेटली 59 फंक्शन सर मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट, फंक्शंस को लिखने के कुछ तरीके होते हैं। कुछ होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड, कुछ होते हैं स्ट्रक्चर्ड। क्या मतलब है इसका? इस वक्त मुझे ये बताएं कि मैं कौन से सेल पर मौजूद हूं। सर आप J8 पे मौजूद हैं। लेट सपोज अगर ये J8 मुझे समझ नहीं आ रहा और मैं इसको रीनेम करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं नेम बॉक्स की तरफ जाऊंगा और J8 जो लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट करने के बाद मैं उसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और मैं इसकी जगह रहीम लिख देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो इस मरतबा J8 का नाम मैंने क्या रख दिया, रहीम रख दिया। जब मैं फिर से थोड़ी देर बाद J8 पर आऊंगा तो वो मुझे J8 नहीं शो करेगा, बल्कि जो मेरा कस्टमाइज नेम मैंने उसको दिया है वो शो करेगा। दीज आर कॉल्ड नेम कन्वेंशंस। ठीक है, और नेम्ड रेंजेस, दूसरा नाम इसका है नेम्ड रेंजेस। ठीक है, अब मैंने कहा कि फॉर्मूला या फंक्शन को आप अनस्ट्रक्चर्ड वे में भी लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में भी लिख सकते हैं। तो जरा एग्जांपल देख लेते हैं कैसे। लेट सपोज कुछ रैंडम नंबर्स में यहां लिखता हूं आपके लिए और मुझे इसका एवरेज निकालना। तो आपको पता है कि आप इक्वल्स टू एवरेज लिखेंगे, रेंज को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सर तो मैं एवरेज निकाल रहा हूं कहां से कहां तक के सेल्स का, P3 से P6 का। एक तरीका तो ये है। ठीक है, मेरे पास कुछ और नंबर्स भी हैं और फिर मेरे पास तीसरे कॉलम में भी कुछ रैंडम नंबर्स मौजूद हैं। अब देखो एवरेज को लिखने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। कौन कौन से? मैंने लिखा इक्वल्स टू एवरेज। एक तरीका तो ये कि मैं इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लूं सर, जो कि आपने पढ़ा भी होगा, ट्राई भी किया होगा, आपके टीचर्स ने आपको समझाया होगा कि जी स्टार्टिंग सेल और एंडिंग सेल के दरमियान जो भी रेंज फॉल करती है, जो भी एरे फॉल करती है, वो आप लिख लो यहाँ। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो, आपके पास एवरेज आ जाएगा। ये 15.91 में दूसरे तरीके से भी ला सकता हूं, वो दिखाना बड़ा जरूरी है आपको। कैसे? इक्वल्स टू एवरेज, मैंने कहा ये कॉलम कॉमा दूसरा कॉलम कॉमा तीसरा कॉलम, आगे ये भी एवरेज। तो दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस कैन बी डन आइदर दिस वे और दिस वे। ठीक है, एक और तरीका है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पहले कॉलम को सेलेक्ट करता हूं और मैं इसको नाम दे देता हूं बैलेंस इज 1, इसको नाम दे देता हूं बैलेंस इज 2 और तीसरे को मैं नाम नहीं देता। इस मरतबा मैंने कहा इक्वल्स टू एवरेज बैलेंस इज 1, मैंने नाम दिया था, देखिए वो लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास। सही है, मैं इसको यहां से सेलेक्ट कर लूंगा, टैब की जैसे ही प्रेस करूंगा तो मुझे मैनुअल सेलेक्ट नहीं करना पड़ रहा, ऑटोमेटिकली वो नेम रेंज सेलेक्ट हो गई, नेम कन्वेंशन सेलेक्ट हो गया, कॉमा बैलेंसेस 2 कॉमा थर्ड कॉलम, अगेन सेम आंसर, बट फॉर फंक्शन और फॉर्मूला कैन बी रिटन एज वेल with the help of a name convention also.
तो यहाँ तो आप पूरी रेंज को सेलेक्ट करते हैं, या आप कॉलम वाइज भी जा सकते हैं, या फिर आप नेम रेंजेस भी बनाकर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। नेम रेंजेस अब जैसे आपने देखा कि मैंने बैलेंसेस 1 और बैलेंसेस 2 को किस फंक्शन के अंदर यूज कर लिया, एवरेज में। नाउ यू कैन यूज नेम रेंजेस इन एनी काइंड ऑफ फंक्शन। एवरेज की जगह मैं अगर सम करूंगा तो क्या होगा, टोटल हो जाएगा। तो नेम रेंजेस कैन बी वर्क नॉट जस्ट इन एवरेज फंक्शन बट इन एनी फंक्शन ऑफ द एक्सेल। बात क्लियर होती है? नेक्स्ट इज के जब आपने सेल्स की बात की और हमने ये बात की कि हर सेल का एक एड्रेस होता है, ठीक है, तो उसकी कुछ टाइप्स भी होती हैं। तो हमारे पास कुछ सेल रेफरेंसेस टाइप्स होती हैं। अगेन सबसे पहले रिलेटिव, ये आपने पढ़ा होगा, राइट, एब्सोल्यूट, मिक्स, 3D। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये पता होना चाहिए क्योंकि सेल रेफरेंसेस का टॉपिक आपके चैप्टर 4 में मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में ही मौजूद होगा, जहां पे आपको ये 2 टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं। आपको 2 टॉपिक्स तो ये आपने पढ़े ही होंगे, बाकी ये पढ़े आपने, लेकिन ये पता होने चाहिए क्योंकि इसका स्कोप बनता है, ठीक है। तो मैं आपको फेमिलियर करवा देता हूं कि ये नजर किस तरह के आता है, इसकी शक्ल क्या होती है, ठीक है। तो अगर नहीं आता तो कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन हम सेफ साइड रहेंगे कि हाँ हमने ये चीज देखी है, ठीक है। 3D, देन वी हैव एक्सटर्नल सेल रेफरेंसेस फ्रॉम अदर वर्कबुक्स, और नंबर 6 इज स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस। तो अगर हम इसकी एग्जांपल्स पे बात करें सर, तो रिलेटिव की एग्जांपल क्या हो सकती है? कोई भी एक नॉर्मल सा सेल A1, B1, C10, Z10, ठीक है, विदाउट एनी डॉलर साइन। एब्सोल्यूट में क्या होता है, डॉलर के साइन आपके पास होता है। मिक्स में क्या होगा, किसी एक जगह पे डॉलर का साइन होगा, या तो इस तरह से लिखा जाएगा जो पहली टाइप मैंने लिखी, या फिर इस तरह से लिखा जाएगा। मिक्स क्या होता है, 50% मिक्स रेफरेंस जो होता है वो 50% रिलेटिव होता है, 50% एब्सोल्यूट होता है, ठीक है। अगर ये 2 चीजें आपने बिल्कुल सही तरीके से पढ़ी हैं तो इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें पता है कि कौन सी चीज लॉक हो रही है और कौन सी चीज रिलेटिव रखी हुई है। 3D रेफरेंस क्या होता है, लेट से कि आपके पास यहाँ पर 2 शीट्स हैं, शीट 2 और शीट 1। शीट 1 में एक नंबर है 17 बिलियन, जो कि सेल C4 में पड़ा हुआ, ठीक है। आप कॉल कर रहे हो उस रेफरेंस को, आपने कहा इक्वल्स टू, फिर आप शीट 1 पर गए और आपने 17 बिलियन वाले सेल पे क्लिक किया। तो 3D रेफरेंस के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सबसे पहले शीट का नाम होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, और फिर रिलेटिव रेफरेंस होता है जहां से वो कॉल हो रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल सेल रेफरेंस, अभी हमने इस वर्कबुक के स्कोप के अंदर से दूसरी शीट से एक सेल को कॉल किया। समटाइम्स ये होता है कि हम इस वर्कबुक को दूसरी वर्कबुक से भी कॉल करवा सकते हैं, दूसरे नंबर से। तो लेट्स सपोज एक न्यू वर्कबुक मैंने ओपन की और इसमें एक नंबर लिखा, और अब मैं चाहता हूं कि जी ये नंबर यहाँ कॉल हो जाए, इक्वल साइन, ऑल्टर टैप करके मैं दूसरी वर्कबुक की तरफ गया, जो नंबर मुझे चाहिए था वो मैं लेकर आ गया। इस रेफरेंस को अगर आप देखें इसकी शक्ल, तो इसमें सबसे पहले वर्कबुक का नाम आता है, फिर शीट का नाम आता है, और फिर एब्सोल्यूट सेल एड्रेस आता है जहां से आप नंबर ले रहे हो, ठीक है, यहाँ कॉल कर रहे हो। स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस में क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस में बनते हैं टेबल्स, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल बताता हूँ, लेट्स से सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, देन कस्टमर्स, एंड देन सेल्स, ठीक है। सो कस्टमर A B C D E एंड सेल्स 10 20 एंड सो ऑन, ठीक है। हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बहुत क्विकली इस डेटा को बना रहा हूँ। अब लेट सपोज कि मुझे इस सेल के अंदर E4 के अंदर 30 चाहिए, तो आप इक्वल साइन प्रेस करेंगे और 30 पे क्लिक कर देंगे, C4 को ये रेफर करेगा, और जो चीज सर C4 में होगी वो उठ के आ जाएगी, मतलब वो लिंक होके आ जाएगी, ठीक है। दिस इज नॉट स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस। स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस का मतलब ये होता है कि जब आप नॉर्मल डेटा को, नॉर्मल रेंज के डेटा को टेबल में कन्वर्ट करें। टेबल में सर कैसे कन्वर्ट होगा, इंसर्ट के टैब में टेबल का आपके पास एक ऑप्शन होता है, आपने क्लिक किया, ओके किया, अब ये बन गया टेबल फॉर्मेट में।
अब जरा देखिएगा, जैसे ही मैं 30 पे आया तो इसने C4 नहीं दिखाया मुझे, इसने दिखाया कि टेबल का नाम क्या है और उस टेबल के अंदर आप किस कॉलम को रेफर कर रहे हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस। व्हेन यू क्रिएट अ नॉर्मल रेंज डेटा इनटू अ टेबल, यू क्रिएट स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जितना भी बिजनेस इंटेलिजेंस का काम होता है या डेटाबेस के ऊपर जितना भी काम होता है, और इंशाल्लाह आगे चल के जब आप ऑडिट फर्म्स में काम करेंगे तो वो स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस के ऊपर काम हो रहा होता है या नेमिंग कन्वेंशंस के ऊपर काम हो रहा था। ठीक है, अभी जो आप कोर्स के अंदर पढ़ के आए हो सर, वो ये 2 रेफरेंसेस पढ़ के आए हो, लेकिन मैंने आपको फेमिलियर करवा दिया कि अगर कहीं ना कहीं से कोई चीज फॉर्मूले कॉम्प्लेक्स अगर वो क्रिएट करता है तो वो यहाँ तक तो नहीं जाएगा, स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस तक तो नहीं जाएगा, लेकिन इनमें आपको डेफिनेटली कंफ्यूज कर सकता है। उसके बाद इतना स्कोप जरूर मौजूद है। ठीक है, बात करते हैं इफ को, जरा समझते हैं कि इफ हम क्यों यूज कर रहे हैं। सर डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं। नंबर 1 पॉइंट कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। टेक्निकल पॉइंट वहां आएगा कि इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। ठीक है, जब भी कंडीशंस की बात होगी, लॉजिक्स की बात होगी, हम इफ से स्टार्ट करते हैं। एक सेल के अंदर आप मैक्सिमम 64 इफ्स यूज कर सकते हो। जब आप एक से ज्यादा इफ यूज करते हो किसी सेल में तो उसको कहते हैं नेस्टेड इफ। वो 2 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, वो 10 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 64 होंगे। ठीक है, जब आप किसी फंक्शन को लिखते हो तो आपको एक सिंटैक्स नजर आता। ये जो मैसेज नीचे आ रहा है, दिस इज कॉल्ड सिंटैक्स। ये जो आप देख रहे हैं ये सिंटैक्स है। ठीक है, और इस सिंटैक्स के अंदर होते हैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स, जैसे लॉजिकल टेस्ट एक आर्ग्यूमेंट है। अच्छा, ये बोल्ड क्यों हुआ है? क्योंकि एक्टिवली अभी मैं लॉजिकल टेस्ट पे खड़ा हुआ हूं। मैं जब इसको फिल कर लूंगा, कॉमा प्रेस करूंगा, जब नेक्स्ट पे जाऊंगा तो वो बोल्ड हो जाएगा। तो लॉजिकल टेस्ट एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट है। कॉमा लगाने के बाद आप दूसरे फंक्शन आर्ग्यूमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, फिर कॉमा लगाने के बाद आप तीसरे फंक्शन आर्ग्यूमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है कंपलसरी, दूसरे होते हैं ऑप्शनल। और ऑप्शनल की होती हैं डिफॉल्ट वैल्यूज। कैसे पता चलता है कि ऑप्शनल और कंपलसरी कौन से? अब जरा देखिएगा कि लॉजिकल टेस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के साथ क्लोज नहीं हुआ हुआ, लेकिन वैल्यू ट्रू और वैल्यू फॉल्स स्क्वायर ब्रैकेट के साथ क्लोज हुआ हुआ। तो जो फंक्शन आर्ग्यूमेंट स्क्वायर ब्रैकेट के साथ है वो ऑप्शनल होते हैं, और जो विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं, कंपलसरी होते हैं। लेट्स सपोज अगर आप ऑप्शनल को स्किप कर देते हो तो डिफॉल्ट वैल्यूज की कोई ना कोई सेट की हुई होती है एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट में। आप तो स्किप कर रहे हो लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू पीछे मौजूद होती है। जिसकी एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल है कि अगर हम एक सेल में हेलो लिखते हैं और अगर आपने ये फंक्शन पढ़ा हुआ है लेफ्ट का, इक्वल्स टू लेफ्ट, सेल का रेफरेंस है और आपने कहा कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे लेफ्ट साइड से कितने निकालने, आपने कहा ये तो ऑप्शनल है क्योंकि इसका तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, छोड़ देता हूं उसको। जब आप स्किप कर देते हैं, आप कुछ भी नहीं लिखते, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है 1, क्योंकि आपने यहाँ कुछ नहीं लिखा ना, लेकिन ऑप्शनल को स्किप करने के बाद एक्सेल को तो कुछ ना कुछ अप्लाई करना है। ठीक है, आपको अगर कुछ अप्लाई करना है तो यू कैन राइट एनी नंबर हियर कि आपको भाई लेफ्ट साइड से जो है वो कितने वर्ड्स जो है वो निकालना। ठीक है, तो इसका मतलब कि हर फंक्शन के अंदर जो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स हैं, जब आप उसको स्किप कर देते हैं तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जरूर होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब जरा सिचुएशन की बात कर लेते हैं क्विकली। इक्वल्स टू इफ लॉजिकल टेस्ट क्या कह रहा है कि जी 50 बिलो मार्क्स वाले फेल होंगे, 50 अबव वाले पास होंगे। तो सिंपल सा आप लॉजिकल टेस्ट क्रिएट करते हो कि जी अगर B2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 है तो जी आप पास शो कीजिएगा, क्योंकि ये एक वर्ड है तो आप इसको इन्वर्टेड कॉमास में दिखाते हैं। अगर आप नंबर्स की सूरत में किसी आउटपुट को लेकर जाना चाहते हैं, परसेंटेजेस की सूरत में लेकर जाना चाहते हैं, तो आप इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाते। ठीक है, और फिर आप फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये चैप्टर नंबर 5 में दिया हुआ है। जब आपको डाउनवर्ड्स कॉपी पेस्ट करना हो तो आप कंट्रोल D प्रेस करते हैं, जब आपको राइट वर्ड्स कॉपी पेस्ट करना हो तो आप कंट्रोल R पे पेस्ट करते हैं। चैप्टर 5 है, ऐसा ही है ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको इफ समझा दिया विथ 1 लॉजिकल टेस्ट। अब लेट्स सपोज सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो जाती है और सिचुएशन ये कहती है कि जी जनाब अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि एम्प्लॉय नंबर है, नेम्स है, एक्सपीरियंस, सैलरी और बोनस एलोकेट करना है। और यहाँ पर क्राइटेरिया वो क्या कह रहा है कि ऐसे एम्प्लॉय जिनका एक्सपीरियंस 5 या 5 साल से ज्यादा है
और जिनकी सैलरी भी 12,000 या 12,000 से ज्यादा है, अगर ये दो कंडीशन सेम एट अ टाइम मीट हो जाती हैं तो फिर ऐसे लोगों को हम 20% देंगे, अदरवाइज नो बोनस देंगे। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि एंड और अब ये इंट्रोड्यूस कर रहा हूं क्योंकि दो लॉजिकल टेस्ट की बात हो रही है और एक साथ प्रूफ करने की बात हो रही है। जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो आप एंड या और यूज करेंगे बेस्ड ऑन द सिचुएशन। लेट सपोज अगर मैं एंड का फंक्शन यहां लिखता हूं और इसके सिंटेक्स में आप देखें तो लॉजिकल 1 कॉमा लॉजिकल 2 और आगे डॉट्स बने हुए हैं। अब हमें यह पता करना हो कि जी जनाब मैक्सिमम इसमें कितने लॉजिकल टेस्ट आ सकते हैं, तो हम बड़ा आसानी से इसको पता कर सकते हैं कि जी जब आपने फंक्शन लिख लिया, इक्वल्स टू के बाद फंक्शन का नाम लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, तब आपने fx का जो बटन है फॉर्मूला बार पे आपने वो क्लिक किया, आपके सामने फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स की विंडो आ जाएगी और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी 1 to 255 मैक्सिमम कंडीशंस जो है वो आप यहाँ पर अप्लाई करवा सकते हो। ठीक है, इवन दो कि आपसे आपके चैप्टर नंबर 6 में 59 फंक्शंस है, इसका मतलब ये होता है जनाब कि 59 फंक्शंस के 59 डिफरेंट फंक्शन सिंटेक्स, 59 फंक्शंस के डिफरेंट फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, 59 फंक्शंस की 59 डेफिनेशंस। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो, आपको कोई चीज याद करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल जिस फंक्शन का सिंटेक्स पूछ रहा है, जिस फंक्शन का आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है, जिस फंक्शन की डेफिनेशन पूछ रहा है, आपने क्या करना है, सिंपली उस फंक्शन को एक्सेल में जाके लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है और fx के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जिस भी फंक्शन आर्गुमेंट पे आप एक्टिवली खड़े होंगे उसकी डेफिनेशन आपको नीचे ही नजर आ जाएगी। देख रहे हैं, अगर आपको इस वी लुकअप की डेफिनेशन चाहिए तो वो यहां लिखी हुई है, यहां से देख सकते हो। ठीक है, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको याद करनी पड़े। बैक टू माई पॉइंट कि जी जनाब ये एंड और का जो लॉजिक मुझे समझाना था, अब आपने ये देख लिया कि चाहे आप एंड यूज करो या चाहे आप और यूज करो, आप इसमें मैक्सिमम 255 लॉजिकल टेस्ट डिफाइन कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हम 4 डिफाइन कर रहे हैं। अब जरा अगर ये सिचुएशन समझ में आ गई तो ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। पहले हम बात करते हैं एंड की। हमने 4 डिफरेंट सिचुएशन डिफाइन की, पहली सही हुई, दूसरी गलत, तीसरी गलत, चौथी सही हुई। तो ओवरऑल रिजल्ट यहाँ क्या आएगा? एंड का फंक्शन अप्लाई कर रहा हूं, 4 सिचुएशंस डिफाइन कर रहा हूं, पहली सही हो गई, दूसरी गलत, तीसरी गलत, चौथी सही हो गई। तो एंड का अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा? ठीक है, अब जरा यहां देखिएगा, मैं इसको क्लियर करूंगा अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं एक एक सिचुएशन के ऊपर। अब मैंने फिर से एंड यूज किया, 4 सिचुएशंस हैं, पहली गलत, दूसरी सही, तीसरी सही, चौथी गलत। क्या है यहां पर? यहां पर अब आपको डिफरेंस पता चलेगा। बात यह है कि जब आप एंड के फंक्शन के अंदर 1, 2, 3, 4, 10, 15 जितने भी लॉजिकल एंड फंक्शन में अप्लाई करो, एंड फंक्शन का ट्रू रिजल्ट उस वक्त आता है जब उसके अंदर जितने भी लॉजिकल टेस्ट है सारे सही हो जाए। सारे सही हुए तब जाके क्या है, कोई एक भी गलत हुआ तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स। जब तक सारे ट्रू नहीं होंगे एंड क्या नहीं रिटर्न करेगा, तो उसका वाइस वर्सा क्या होगा? और फंक्शन ये कहता है कि आप मेरे फंक्शन में जितने लॉजिकल टेस्ट डिफाइन कर दो, अगर एक भी सही हो गया तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या दूंगा? ट्रू दूंगा। तो अगर यहां पर बात करें तो और का जो फंक्शन है वो कब फॉल्स देगा? जब, हाँ जी सही है। अब एक चीज, जब आप एंड का फंक्शन और का फंक्शन एक्सेल में अप्लाई करते हो तो इसका जो रिजल्ट होता है वो बूलियन वैल्यूज में होता है। बूलियन वैल्यूज का क्या मतलब सर? ट्रू और फॉल्स में बूलियन वैल्यूज कहते हैं। ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0, बाइनरी नंबर्स, ये 0 1 या 1 0। ठीक है, ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। अब जरा अगर इस सिचुएशन की बात करते हैं तो मैंने लिखा सर इक्वल्स टू एंड ब्रैकेट ओपन। जो कंडीशन थी मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक्सपीरियंस को चेक करो क्या वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, और फिर सैलरी को चेक करो क्या वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू
12,000 है। अब मुझे एक बात बताएं, अब ये आपको चीज समझ में आ जानी चाहिए कि यार एक्सपीरियंस 5 साल से ज्यादा है, ट्रू, ट्रू का मतलब 1, 12,000 से ज्यादा की सैलरी है, नहीं, फॉल्स, फॉल्स का मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होता है, फॉल्स, 0। अब हमने इस फंक्शन को अप्लाई तो कर लिया अपनी सिचुएशन पे, जो भी हमारी डिजायर्ड सिचुएशन थी, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो बूलियन वैल्यूज की शक्ल में, यहाँ तो ये ट्रू दिखाएगा सर, यहाँ तो ये फॉल्स दिखाएगा। लेकिन बिजनेस के अंदर जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, किसी डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, तो आपको ट्रू फॉल्स मैनेजमेंट को नहीं दिखाना होता, आपको रिजल्ट दिखाना होता है। तो अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस हो रही होती हैं, वो एक वक्त में मीट हो या ना हो, एंड अप्लाई करो या और अप्लाई करो, अपना कस्टमाइज रिजल्ट लिखने के लिए आप एंड के साथ कौन सा फंक्शन लगाएंगे, इफ लगाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब रियल वर्ल्ड केसेस के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, कुछ इस तरह से लिख रहे होते हैं कि जी जनाब इफ, हमने ये देखा कि लिमिटेशन क्या है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही लॉजिकल टेस्ट है, हमारी सिचुएशन कहती है कि जनाब 2 है, 3 है, 4 है, तो हम एंड की मदद लेंगे और वही क्राइटेरिया डिफाइन कर देंगे। और फिर अगर ये 2 लॉजिकल टेस्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं तो जनाब मुझे क्या चाहिए सेल के अंदर, 20%, और अगर ये एक भी फेल होता है तो मुझे नो बोनस दिखा दें। मैंने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। तो जहां कंडीशन सर मीट हो रही है, दोनों एक ही वक्त में दोनों मीट हो रही हैं, वहां पे आपका कस्टमाइज रिजल्ट है। जहां पर नहीं हो रही वहां पे भी आपका कस्टमाइज रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि हमने एंड के साथ क्या लगा दिया, इफ लगा दिया। सही है। एक्सेल में कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो आपके विंडोज के साथ काम कर रहे होते हैं। जैसे टुडे का एक फंक्शन है जो आपको करंट डेट ला के देता है। डेट और टाइम हमेशा आपके सेल के राइट साइड पे होंगे, ये बात याद रखिएगा। जब आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो वो लेफ्ट साइड पर होता है, जब आप अल्फा न्यूमेरिक लिखते हैं तो वो भी लेफ्ट साइड पे होता है। जब आप कोई भी नंबर लिखते हैं, चाहे वो टेंस में हो, मिलियंस में हो, बिलियंस में हो, वो राइट साइड पे होता है। डेट और टाइम भी जो है वो राइट साइड पे होगा। अगर आप बूलियन वैल्यूज लिखते हैं तो वो सेंटर में होंगी आपके पास उसकी डायमेंशंस, क्योंकि दीज आर द वैल्यूज नॉट द एक्चुअल टेक्स्ट। ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये बात कर रहा था कि कुछ फंक्शंस आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे जैसे सिस्टम चेंज होता है आपके रिजल्ट्स भी चेंज हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर आज आपको ये 15 तारीख दिखा रहा है। ठीक है। जब मैं इस पर काम करूंगा, इसको सेव करूंगा, कल ओपन करूंगा तो सिस्टम के ऊपर 15 की जगह 16 हो जाएगी यहाँ पे टास्क बार पे। तो यहाँ पर भी 15 से 16 हो जाएगी, यानी रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो कुछ वॉलेटाइल फंक्शंस होते हैं, यानी जब रिजल्ट चेंज होते हैं सिस्टम के साथ साथ, हम उन फंक्शंस को कहते हैं वॉलेटाइल। तो इसका मतलब टुडे का फंक्शन वॉलेटाइल फंक्शन है जो चेंज होता रहेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसी तरह से सर नाउ का फंक्शन है जो हमें डेट और टाइम दोनों दिखाता है, ये भी वॉलेटाइल है। ठीक है। लेकिन हम नॉन वॉलेटाइल किसको बोलते हैं? जिसके रिजल्ट सिस्टम की वजह से चेंज नहीं हो रहा है। लेट्स सपोज अगर मैं इन दो नंबर्स को प्लस करता हूं सर, तो अब मैं इसको 2, 3, 4 दिन बाद भी खोलता हूं तो ये यही नंबर रहेगा। इसका मतलब ये नॉन वॉलेटाइल नंबर है। बात समझ में आ रही है? तो कुछ फंक्शंस वॉलेटाइल वाला काम करते हैं, कुछ नॉन वॉलेटाइल वाला काम करते हैं। ठीक है।